शहबाज शरीफ और इनका खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। चाचू ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। टीटी वाला काम तो शहबाज शरीफ खानदान ने बड़ा लेट आके शुरू किया। पहले इसके जो जद्दे अमजद थे वो इसहाक डार और नवाज शरीफ वगैरह ही। ब्रॉडशीट की भी जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हैं उसमें बार बार नाम यही निकलेंगे, क्योंकि पूरे पीडीएम के नाम आ रहे हैं उसके अंदर। ख्वाजा आसिफ के केस में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तमाम असासों का कोई मनी ट्रेल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के जो कारनामे हैं वो उनकी चीफ मिनिस्ट्री से उतरने के बाद ही कौम के सामने आए हैं। आप चीफ मिनिस्टर थे तो बैंकर्स भी आपसे सवाल नहीं कर सकते कि ये पैसा कहाँ आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या। आप मनी लॉन्ड्रर हैं, ये बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की बहुत बड़ी खबर, शहजाद अकबर साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी थे और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ख़बरें तो ये आ रही हैं कि इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं बल्कि इस्तीफ़ा उनसे लिया गया। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए पर, क्योंकि इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले यही बयानियाँ लगातार अवाम के सामने प्रेजेंट कर रहे थे कि ये जो मुल्क है इसको जितने भी लोगों ने इस पर हुकूमत की है, सियासतदानों ने, उन्होंने इस पर हुकूमत नहीं की है बल्कि इस मुल्क के साथ डकैती हुई है, इसके साथ चोरी हुई है। यहाँ पे हमारा जो आम आदमी का पैसा उसको लूटा गया और लूट कर बाहर के मुल्कों में अकाउंट्स में रखवाया गया। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो फिर वो उस पैसे को वापस लाएंगे और अवाम के ऊपर अवाम का पैसा खर्च होगा। लेकिन तकरीबन 3.5 साल के बाद जो भी अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुई है, उसके बाद आज ये नतीजा निकला है कि शहजाद अकबर साहब जो कि उनके स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और ज़राए की खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी परफॉर्मेंस से नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो टास्क उनको सौंपे गए थे शायद वो पूरे नहीं हो सके। ये अंदर की खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, रिजाइन की वजह क्या बनी, लिया गया या उन्होंने खुद दिया? नहीं, शहजाद अकबर साहब ने रिज़ाइन दिया है। वो पहले भी कुछ अरसे से जो है वो सुनने में आ रहा था कि वो रिज़ाइन जो है वो देना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अपोजिशन भी काफ़ी दिनों से ये बात कर रही थी कि शहजाद अकबर साहब की तब्दीली का फैसला हो चुका है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नए बंदे का इंतखाब भी कर लिया। कुछ दिन पहले अताताड़र ने क्या कहा, पिछले हफ्ते जब नदीम मलिक साहब के शो में शहजाद अकबर साहब से नदीम मलिक साहब ने हमारे टेलीविज़न पर ये चैनल पर ये किया सवाल कि जी क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे नाराज़ हैं और आपकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है, तो शहजाद अकबर साहब ने भी उसे कवर करने की कोशिश की और कहा कि ऐसी कोई कुछ ऐसा हुआ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नाखुशी आई हो, मीटिंग हुई है कि क्यों नहीं केसों में तेजी आ रही? नहीं नदीम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा निज़ाम को समझने की ज़रूरत है कि एक मुशीर का जो काम है वो केसेस को चलाना नहीं होता। तो इस खबर के अंदर तो उस तरह से भी कोई मुझे बात नज़र नहीं आ रही, और अगर वो नाखुशी का इजहार है भी तो वो मुतल्लिका इदारों से हो सकता है। एक मुशीर जिसके पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है, उसके ऊपर तो इस खबर की कोई तुक ही नहीं बनती। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनने से पहले बहुत कीन थे एहतसाब के मामले को लेकर, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इमरान खान साहब पर तो बल्कि ये तनकीद होती रही और हम लोग ही करते रहे हैं कि इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा फोकस ऑपोजिशन पर और उनके मुकदमात पर और उनकी करप्शन पर है। डिलीवरी के ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि अवाम के मामलात हालात कैसे ठीक करना है, महंगाई को कैसे कम करना है, मईशत को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। लेकिन वो जब बात करते हैं, वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान की बात करते हैं, तो इस फोकस के बावजूद अक्सर हमने देखा माजी में भी कि प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वज़रा भी एहतसाब का जो नारा उन्होंने लगाया था उसके पूरे होने के हवाले से मायूसी का इज़हार कर। तो ये एहतसाब के हवाले से जो वादे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, वो इम्तिहान तो अभी तक जारी है। लेकिन बीच मंझदार कश्ती हचकौले मज़ीद खा रही है जब शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया और ये 3.5 साल के बाद ये पोजीशन सामने आई है। और एसेट रिकवरी यूनिट जिसके सरबराह थे शहजाद अकबर साहब, उस पर हुकूमत ने तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए और शहजाद अकबर साहब ने 20 के करीब बैनुल-अक़वामी दौरे किए, असासों का सुराग लगाने के लिए मुबैना तौर पे जो अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं और लीडर्स ने गैर कानूनी तौर पे करप्शन करके, बदअनवानी करके मुबैना तौर पर बनाए थे। और लूटी रकम वापस लाने के लिए 7 मुल्कों से उन्होंने रब्ता किया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, UAE, सऊदी अरेबिया शामिल थे। लेकिन एक पैसे की भी रिकवरी हो नहीं सकी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से भी शहजाद अकबर साहब ये कहते थे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। क्या कहते थे? 2016 और 17 में मलक मकसूद नामी चपरासी जो हैं, और ये सुलेमान शहबाज को
उसका पर्सनल टी बॉय था, उसके अकाउंट में 3.7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फिर दूसरे शख्स हैं रमज़ान शुगर मिल गई एक चपरासी मोहम्मद असलम, और इसके अकाउंट में 2014 से लेके 17 तक 2.3 अरब रुपया जमा करवाया गया। तमाम को ऑपरेट करता था सलमान शहबाज खुद ज़ाती तौर पे। तो ये जो बयानिया था इसको भी पिछले साल सितंबर में धचका लगा जब लंदन की एक अदालत ने जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे मियां शहबाज शरीफ साहब से रिलेटेड, उनके बेटे सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स थे जो लंदन में फ्रीज किए गए थे क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन की बरतानिया की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। तहकीकात के बाद वो सुराग लगाना चाह रहे थे कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है या नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 1.5-2 साल इन्वेस्टिगेशन के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद अदालत को, मैजिस्ट्रेट को ये दरख्वास्त दी कि आप इनको अगर अनफ्रीज कर दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, जिसका ज़ाहिर है मंतकी बात है कि मतलब ये था कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद मिले नहीं। लेकिन शहजाद अकबर साहब ये कहते रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो होती रही। फिर आपको याद होगा कि डेली मेल की एक स्टोरी आई थी डेविड रोज की तरफ से, ये भी लंदन में हुआ था, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ज़लज़ला मुतासरीन के जो फंड्स थे उसमें भी खुर्द बुर्द की है। और उस हवाले से शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा था? जिस स्टोरी की तरफ मेल ऑन संडे ने जिक्र किया और जिसमें सारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया, वो केस है क्या? शहबाज शरीफ फैमिली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में बड़ी अमाउंट में बाहर से आई हुई रकम दिखाई गई। उस रकम की जब छानबीन की जाती है तो तकरीबन 200 से जायद रेमिटेंसेज, फॉरेन रेमिटेंसेज खानदान के मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स में आती हैं जो बड़ी अमाउंट की रेमिटेंसेज हैं। ये टोटल अमाउंट बनती है $26 मिलियन प्लस की। तो ये डेली मेल की स्टोरी के हवाले से जो शहजाद अकबर कह रहे थे, इस पर मियां शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में हद के इज्जत डेफेमेशन का एक दावा किया, जिसमें उस अखबार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया, डेली मेल के खिलाफ, और आर्टिकल जो पब्लिश किया था जिस सहाफ़ी ने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। और फैसला मियां शहबाज शरीफ के हक में आ गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं थे और ये जो उनके खिलाफ आर्टिकल छापा गया ये हद के इज्जत के ज़ुमरे में आता है, ये डेफेमेशन है। और शहजाद अकबर साहब का एक शॉर्ट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद था जिसमें वो कह रहे थे कि डेविड रोज से मेरी दोस्ती। बुनियादी तौर पे शहजाद अकबर साहब के पास जो टास्क्स थे जब से वो एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह बने थे, उसमें एक तो ये था कि ऑपोजिशन के सियासतदानों का एहतसाब हो, मुल्क की लूटी दौलत को वापस लाया जाए। दूसरा ये था कि जो माफिया सरगर्म है जिसकी वजह से अवाम का जीना दोभर हो चुका है, मिसाल के तौर पर आटा माफिया, चीनी माफिया, उसके हवाले से तहकीकाती कमीशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाए और उनकी रिपोर्ट आ भी गई और शहजाद अकबर साहब की निगरानी में बहुत सारे काम हो रहे थे और उन्होंने ये कहा भी कि इनके खिलाफ FIRs दर्ज होंगी और हम इनको कटहरे में खड़ा करेंगे कानून के। फिर तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क जो शहजाद अकबर साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से दिया गया था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की हुकूमतों ने 24,000 अरब रुपए कर्जे की मद में लिए हैं और इसमें बहुत बदउनवानी हुई है, करप्शन हुई है, किकबैक्स लिए गए, कमीशंस लिए गए, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन उस पर भी कोई ख़ास हमें आगे नज़र नहीं आया कि क्या हो सकी है कार्रवाई। शुगर कमीशन और आटा कमीशन के हवाले से शहजाद अकबर क्या कहते थे? सब्सिडी की मद में जो इंकशाफात हैं शुगर कमीशन की रिपोर्ट की, उस मद में क्या एक्शन लिया जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हमारी रिकमेंडेशन है और वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव की है कि सब्सिडी का मामला, पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। आटे का आपको याद होगा जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना। अब आटे वाले एक्शन में इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें से 667 फ्लोर मिलों में से 149 जो हैं वो मुलव्वस पाई गई उस गंदम की चोरी में। तो ये दोनों कमीशंस जो बने थे चीनी और आटे के हवाले से, इनकी रिपोर्ट आए हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद जिन माफियाज की निशानदेही की जाती थी कि वो लोग जो अरबों रुपए हड़प कर जाते हैं, वो लोग जो बहरान पैदा करते हैं, वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो लोग जो ये बुनियादी अशिया की कीमतों को महंगा करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं, उनमें से किसी को भी एहतसाब के कटहरे में
अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सका। तो ये तो कमीशंस इनके हवाले से था। फिर दूसरा जो मैं आपसे कह रहा था कि कर्ज तहकीकाती कमीशन 24,000 अरब, प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि ये कर्ज 10 साल में पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्ज नहीं था जितना इन 10 सालों में कर्ज पाकिस्तान के ऊपर आया। और उन्होंने कहा कि इसके हवाले से मैं कमीशन बना रहा हूँ, इस पर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि क्यों इतना कर्ज चढ़ाया गया पाकिस्तान के ऊपर, हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख से ऊपर मकरूज क्यों है पाकिस्तान का, और किसने करप्शन की है, किसने बदअनवानी की, किसने कमीशंस खाए हैं। उस हवाले से भी शहजाद अकबर क्या कहते थे? सन 2008 में पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा था वो 6,690 अरब रुपया था और 2018 सितंबर में बढ़कर ये कर्ज 30,875 अरब तक पहुंच गया। हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिकमेंड किया गया, जो कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किए जाने की तजवीज़ रखी गई। तो इसमें भी कोई खातिर खा पेशरफ्त हुई नहीं, सामने आया नहीं, कुछ पता नहीं लगा कि कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को इतना मकरूज कर दिया। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक निजी बिजनेसमैन के हवाले से बरतानिया में ये खबर आई कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ पे उनके कोई पैसे जिनका वो हिसाब नहीं दे सके वो पकड़ा है और वो पाकिस्तान को वापस करना चाहते हैं। उस हवाले से शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा? तो ये 190 मिलियन पाउंड जो वो कह रहे थे कि वहाँ पे बरतानिया की हुकूमत ने चोरी के पकड़े हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों का पैसा है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ये पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करे। शहजाद अकबर साहब पे तनकीद ये हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट चल रही थी उस कंपनी की जिसके हवाले से 190 मिलियन की वो बात कर रहे थे पाकिस्तानी रुपए की, कि 19 करोड़ पाउंड्स की वो बात कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर उन्होंने सेटल करवा दिए जबकि वो सेटल होने नहीं चाहिए थे। तो ये एक तनकीद शहजाद अकबर साहब पे होती रही। फिर एक और टास्क जो शहजाद अकबर साहब को दिया गया था वो ये था कि एसेट रिकवरी यूनिट की तहकीकात की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दर्ज हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपको याद होगा। उसके हवाले से शहजाद साहब क्या कहते थे? ये जो रेफरेंस दाखिल हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बाद में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने उसको खारिज कर दिया और कहा गया कि उस रेफरेंस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे प्राइम मिनिस्टर साहब के। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि जो एहतसाब इमरान खान की हुकूमत में होना था, शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा, क्या इस चीज़ की ज़मानत है कि वो एहतसाब नहीं कर सके? मुझे ज्वाइन किया सलीम बुखारी, जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, ये जितनी भी तमहीद मैंने बांधी और वो तमाम टास्क जो शहजाद अकबर साहब को सौंपे गए और पै दर पे उनमें कामयाबी हुई नहीं, तो आपको लगता है कि आज उनका इस्तीफ़ा देना और फिर फौरी तौर पर उस इस्तीफ़े का एक्सेप्ट भी हो जाना इतराफ़ है कि एहतसाब हो नहीं सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में? बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में और इतनी तफसील के साथ सब कुछ कह दिया है कि मेरे जैसा बाबा भी जो है वो अब ढूंढेगा कि कहाँ कुछ मैं कह सकता हूँ। आपने जो समझ अप की है वो परफेक्टली एक वेल रिसर्च्ड और फैक्ट्स पर बेस्ड है। मैं बहरहाल फिर भी कोशिश करता हूँ। एक तो ये कि उनके इस्तीफ़े के साथ मेरी ये अनज़ाती इंटरप्रटेशन है कि इमरान खान साहब का एहतसाब का जो बयानिया था वो आज इस इस्तीफ़े के साथ दफन हो गया है, इसलिए कि जब मिर्ज़ा शहजाद अकबर जैसे एहतसाब के हवाले से मशीर का इस्तीफ़ा या मांगा जाता है या उन्होंने दे दिया है और वो फौरी तौर पे मंजूर हो गया है, इसका मतलब ये है कि जो भी उनका टास्क था वो उसको अकम्प्लिश करने में नाकाम रहे हैं। और जितने हवाले आपने दिए वो सारे सबूत हैं इस बात के कि जिस चीज़ को इतना गाया गया मीडिया के ऊपर दिनों के हिसाब से नहीं, हफ्तों और महीनों के हिसाब से, उसमें फिर बाद में क्या निकला वो आपके सामने है। नैब को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया मिर्ज़ा साहब ने, उसकी भी मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी मिसाल मिलती है। और उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि नैब जो है ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का एक अदारा है और चारों हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि नैब का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कहलवाने का इस अदारे को अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो उस ज़ाते अशरफ का नाम है शहजाद अकबर। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मामला जात हैं जिसमें बहुत सीरियस एस्पर्शंस इनके ऊपर हैं। ब्रॉडशीट का मामला ले लें, उसमें हुकूमत को जितनी महंगी वो पड़ी थी वो इन्वेस्टिगेशन, उसका कौन जिम्मेदार है, किसने उसमें कितने पैसे बनाए हैं, ये बातें सारी बिल्कुल वाजे हैं, इसके बारे में किसी को कोई अभाम नहीं है। फिर जिस बिजनेस टाइकून का आपने हवाला दिया उसके हवाले से उनसे ब्रीफ केस वसूल करते हुए की वीडियो बैरिस्टर साहब आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है।
तो जो शवाहद है ब्रॉडशीट का मैंने जिक्र कर दिया, उसके बाद जो संडे मेल की स्टोरी की आपने बात की है, आप देख लीजिए वहाँ भी वो इस हवाले से कहाँ खड़े हैं और कितना गाया गया था कि मेरा ख्याल है कोई 200 दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया था इसका। तो ये बहुत एम्बैरसिंग हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिनका सबसे स्ट्रॉन्ग बयानिया ये था कि वो इत्साब का नारा लेके आए थे। और मैं आपको कन्विक्शन से ये कह रहा हूँ कि अवाम ने पजीराई दी इस नारे को। मैंने बैठ के टीवी के लाइव प्रोग्राम में कहा कि मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। जितनी शदोमत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ वो ये बयानियाँ लेके आए थे। मेरी मायूसी की वजह खैर मिर्ज़ा शहजाद अकबर तो कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पे तकलीफ़ है कि अगर इमरान खान साहब ने अपने ही अल्फाज का पास किया होता जिसमें वो कहते थे कि ये एहतसाब मुझसे शुरू होगा, बनी गाला जाएगा, बनी गाला से मेरे मिनिस्टर, वज़ीर, मशीर सारे इन तक जाएगा, अगर उन्होंने इन लफ्ज़ों का पास कर लिया होता तो आज एहतसाब के हवाले से मैं बैठ के टीवी पे ये ना कह रहा होता कि उनका बयानिया दफन हो गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त अगर की जाएंगी तो यूँ लगे। जी प्लीज़। मैं बुखारी साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़ारूक साहब ने। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा देना और फौरी तौर पे उसका मंजूर हो जाना, ज़राए की खबर तो ये है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब मुतमईन नहीं थे उनकी कारकर्दगी से। ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ऐसी तो कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। उन्होंने रिज़ाइन किया है, रिज़ाइन करना जो है वो उनका फैसला है, वो रिज़ाइन उन्होंने कर दिया है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मेरे नज़दीक जो ऑब्जेक्टिव है वो है एहतसाब, और एहतसाब का अमल जो है वो किसी एक शख्स के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ। पूरा अकाउंटेबिलिटी का कानून है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं। जहाँ कहीं सरकारी खजाने के अंदर करप्शन हुई है वहाँ तहकीकाती इदारे अपना काम करते हैं। फिर मैं आपको ये कहूँगा कि ये कह देना कि एहतसाब का अमल ख़त्म हो गया किसी एक शख्स के आने से या किसी एक शख्स के जाने से, तो ये आर्गूमेंट जो है वो इतना कोई मजबूत आर्गूमेंट नहीं है, बड़ी एक कमज़ोर दलील है। बुनियादी तौर के ऊपर जो केसेस हैं वो ओपन एंड शट केसेस हैं और अब उनके तो चालान दाखिल हो चुके हैं, उनके फैसले पाकिस्तान की जो है वो अदलिया ने करने हैं, वो केसेस अदालतों में हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी ताकतवर को कभी आज तक हाथ ही नहीं पड़ा। पहली बार ये है कि ताकतवर को भी जो है वो जवाबदेह होना पड़ रहा है। इससे कबल जो है वो नवाज शरीफ को भी सजाएं हुई हैं। शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, चाहे वो FIA का 16 अरब का केस हो जिसमें 4 अरब रुपया सूद चपरासी के अकाउंट में आ जाता है, चाहे वो TTs का केस हो, कैश बॉयज हो, मसरूर अनवर जैसे लोग जो 2008 से 2017 तक शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट के अंदर जो है वो करोड़ों रुपया जमा करवाते हों। अब ये मामला जो है वो अदलिया के पास है और इसकी जो है जैसे तारीखें पड़ेंगी, गवाहान ये बात तो आपकी दुरुस्त है, फैसले कंक्लूड होंगे। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि एक शख्स से तो नहीं हम उसको जोड़ सकते एहतसाब के पूरे अमल को, लेकिन जो टास्क शहजाद अकबर साहब को दिए गए थे, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उससे मुतमिन और इस वजह से आज उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया? और एक निजी टेलीविजन चैनल की खबर ये है जी कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर साहब से अदालतों में मुकदमात की तफसीलात मांगी थी, तो शहजाद अकबर साहब ने जो तफसीलात दी वज़ीर आज़म को वो नामुकम्मल थी और वज़ीर आज़म को दी जाने वाली ब्रीफिंग और दस्तावेज़ात में वाज़िया फ़र्क था। फिर ये भी खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म को बताई गई मुकदमात की टाइमलाइंस में भी फ़र्क था। फिर मुकदमात की मौजूदा सूरत हाल जो वज़ीर आज़म को दी गई जो ब्रीफिंग थी उसमें भी फ़र्क था, जो ब्रीफिंग थी और जो असल सूरत हाल थी उसमें भी फ़र्क था। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन कर दें। ये बात दुरुस्त नहीं है? नहीं, देखें, बात यह है कि ऐसी मालूमात नहीं है जो मेरे साथ जो है वो शेयर की गई हो, और बात यह है कि ऐसी खबरें जो है वो हमेशा ज़रायों के साथ जो है वो चला करती हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मेरा जो स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ये है कि इमरान खान की पाकिस्तान की अवाम के साथ एक कमिटमेंट है कि जिन लोगों ने भी मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने भी अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके दौलत बनाई है, उनके खिलाफ जो है वो एहतसाब के अमल तक जो है वो खड़े रहेंगे। यही वजह है कि कितनी ब्लैकमेलिंग हुई है, अपोजिशन ने थोड़ा ब्लैकमेल किया है, कभी इस्तीफे, कभी अदम एतमाद, कभी धरने, कभी लॉन्ग मार्चेस, कभी पार्लिमान को आगे न चलने देना, इस किस्म की बेशुमार चीजें होती। आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमिटमेंट है, पीछे नहीं हटे, पाकिस्तान के अवाम के साथ ये कमिटमेंट है वज़ीर आज़म साहब की कि वो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। ये कमिटमेंट किस हद तक पूरी हुई है पिछले 3.5 साल में? अगले 1.5 साल में क्या हो जाएगा? सिर्फ 3.5 साल में नहीं हो सकता। देखें एहतशाम, बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, पाकिस्तान की आवाम भी ये जानना चाहती है
मुझे ये बताएं, आज से कबल जो है इस इशू को, ये इशू रेलेवेंट था? आज से कबल तो जो है वो मुकदमात बनते थे, एक दूसरे को चोर चोर कहते थे और एनआरओ हो जाया करते थे। ये तो वो लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ जो ताकत में थे, जो वर्दी में थे, ये उनसे भी एनआरओ लेके 10 साल का बाहर चले गए थे। अब ये ब्रॉडशीट की बात हो रही थी, तो ब्रॉडशीट के हकाइक हमें बताने चाहिए कि वो मायदा परवेज मुशर्रफ ने किया, एनआरओ के बदले उस कंपनी से खत्म कर दिया। उसने बरतानवी अदालत में जाके उस मायदे को चैलेंज किया जिसके बदले उस एनआरओ की कीमत $27 बिलियन जो शरीफों ने चोरी किया हुआ है, उनके असासे जो बाहर निकले, उसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम को अदा करना पड़ेगी। यही तो इमरान खान बात करते हैं कि हर एनआरओ की कीमत पाकिस्तान की आवाम को अदा करना पड़ती है। और मुझे आप ये बताएं कि जिन लोगों ने जाली अकाउंट्स बनाए हों, फेक खाते खोले हों पापड़ों वालों के जरिए, अगर ये नाम सामने आ गए हैं तो ये एहतसाब का अमल भी मुंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचेगा। ये एक कंटिन्यूस जिद्दोजहद है। पाकिस्तान के अंदर एक अदालती निज़ाम भी है, उस अदालती निज़ाम के अंदर बहुत सारे मामलात में बेजा इल्तवाएं भी सामने आती हैं। आप खुद भी वकील हैं, आपको पता है अपने अदालती निज़ाम का। वहां पर जहां एक साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के वो एहतसाब अदालत के सारे जजेस को ट्रांसफर करके तो सर बेहतरी कर देना था एहतसाब का, अदालतों का निज़ाम कोई बेहतरी कर देते। वो फरोग नसीम साहब बैठे हुए वजीर कानून, कोई थोड़े से कोई अमूर अगर ये इंतजामी बेहतर हो जाए ना तो मामलात बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो जजेस की तादाद बढ़ा दें। आपने एहतशाम बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस हवाले से हमें टाइम जरूर लगा है, देर हुई है, लेकिन वो रिफॉर्म्स हमारी जो है वो तैयार हैं, क्योंकि एक बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस है। 3.5 साल में अभी सिर्फ तैयार हुई है, इम्प्लीमेंट कब होंगी? जी अभी ये जो है वो कैबिनेट में ये आ रहा है, अप्रूव हो जाएगा, असेंबली में आके जो है इसको पास करेंगे, लॉ बन जाएगा, इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट भी होगी। फिर मैं आपको ये कहूंगा कि इस हवाले से अगर किसी ने दिल से काम किया है तो वो वजीर आजम इमरान खान है। ठीक है, हमें ये बुखारी साहब भी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, सबके खिलाफ कार्रवाई। बुखारी साहब वो कह रहे हैं इस हवाले से अगर दिल से किसी ने काम किया है तो वो वजीर आजम इमरान खान है। उससे पहले तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी और ये जो काम शुरू किया वजीर आजम साहब ने, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा एहतसाब का। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के एहतसाब के नारे से न किसी को एतराज़ था, न किसी को इख्तलाफ था। वो यकीनी तौर पर एक अट्रैक्टिव नारा था और लोग आवाम ने उसकी पजीराई की। लेकिन अल्टीमेटली इस नारे का हिसाब किताब कहीं तो होना है ना कि नतीजा क्या निकला। 3.5 ईयर इज़ नॉट ए स्मॉल टाइम, ए ह्यूज टाइम है। 1.5 साल बाकी रह गया है। अदालतों में उन केसेस की क्या गत बनी है वो मेरे ख्याल से अगर रिकॉल कर लें, और आप तो खुद बैरिस्टर हैं, यू नो दैट कि किस किस जज ने क्या क्या कहा हुआ है, किस तरह वो कहते थे कि फ़लाँ चीज़ लेके आए। जिस तरह हम अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और ख़ास तौर से शरीफ फैमिली पर कि उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई डिग्री है, ना कुछ है, कतरी खत जाली ले आते हैं। इससे बदतर हाल है शहजाद अकबर साहब के एहतसाब का। जाएँ जाके अदालतों से पूछें, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कसूर इमरान खान के बयानिए का नहीं है, जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना था। आप ज़रा फसाड तो देखिए कितना बड़ा था शहजाद अकबर साहब का। नैब उनकी डिस्पोजल पर, बिकॉज ही वॉज एडवाइजर टू द नैब एज वेल। यही हाल FIA का था। तो परफॉर्मेंस बेस्ड देखें ना आप, उसको इमरान खान के साथ नत्थी क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने जो टास्क उसको दिया था उसका किया क्या शहजाद अकबर ने? बेड़ा गर्क कर दिया उसका। और यही वजह है कि आज एक ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि वेयर टू गो, ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन, ये वाली सूरत हाल बन गई है। इसका जिम्मेदार वो है और वो इस्तीफ़ा दे के अगर आराम से चले जाते हैं तो नुकसान तो इमरान खान का हुआ है, फ़ायदा तो फिर उन लोगों को पहुंचा जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी है और खत्म कर गए सारा कुछ। मुझे ये बताइए, कोई सलीम बुखारी साहब सैनिटी में लूट जी फरमाएं। ये कह रहा था कि कोई शख्स अपनी सैनिटी में मुल्क की दौलत को लूटने वालों को जस्टिफाई कर सकता है या उनका साथ दे सकता है? मेरे ख्याल से दैट मैन हैज नो ब्रेन। तो किसी को उनके बयानिए पर एतराज नहीं था, लेकिन माशाल्लाह जो टीम उन्होंने पाई थी, अभी आगे आगे देखिएगा आप, ये तो बारिश का पहला कतरा है। आप देखिएगा कितने एडवाइजर जाएंगे। ये मैं जो पहले कहता था, मैं आज फिर कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। और उससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉयज जो थे वो बड़ा उनके हवाले से कहा गया कि इनको हमने स्पेशल टास्क दे दिया और इनकी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ था असद उमर साहब से कि वो मईशत को संभालेंगे। कुछ अर्से बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बहरहाल सलीम बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं थोड़ी देर। वेलकम बैक टू आवाज़। कल वज़ीर आज़म ने लाइव टेलीफोन कॉल्स ली और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि महंगाई एक ऐसा इशू है जो रात को मुझे सोने भी नहीं देता है। सुनिए।
सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। और महंगाई का सिर्फ मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कि देखें, मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, मैं हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे इस मुल्क में सहाफ़ी हैं जो कि बड़ा लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोगों को आगाह करती है मुल्क के सूरत हाल से, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। तो एक तरफ तो वो महंगाई की बात कर रहे थे और इसी नशिस्त में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि महंगाई है, मैं मानता हूँ, और लोग तंग भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर मीडिया से जो उनकी मोहब्बत है उसका वो इजहार करते रहते हैं। ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोहब्बत की नौयत और थी और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उस नौयत में थोड़ा फ़र्क आ गया। जैसे वो शादी से पहले की मोहब्बत और होती है, शादी के बाद थोड़ी सी उसकी नौयत में फ़र्क आ जाता है, कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब महंगाई का जिक्र करते हैं और वो अक्सर आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जब इस मुल्क में हम आमदन नहीं इकट्ठी कर सकते हैं तो फिर हम अपना बजट का खसारा पूरा नहीं कर सकते हैं और उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। अगर 20 करोड़ की आबादी में 20 लाख लोग टैक्स देंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने मईशत को डॉक्यूमेंट करने की जो बात की वो भी सुनी। हमारी कोशिश ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। पहले हम जब एग्जेम्पशंस देते थे और जब हम एग्जेम्पशन देते हैं कि जी इंडस्ट्री ज़्यादा तेज़ आगे बढ़े, उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं टैक्स से, हमें पता चला कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं। 22 करोड़ लोगों का 20 लाख लोग टैक्स दे के बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं और अगर 20 लाख लोग ही सिर्फ टैक्स देंगे 22 करोड़ लोगों में, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की जो ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ताकि लोग टैक्स दें, इसके लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का कानून इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उसको नाफिज किया गया, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी सरापाए एहतजाज। अब शहजाद अकबर साहब ने भी ये कहा था कि ये जो कानून हम लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल का डिवाइस जो है वो इंस्टॉल करेंगे हर रिटेलर की दुकान पे, इससे होगा ये कि दुकानदार की आमदन और फरोख्त ज़ाहिर हो जाएगी और वो डबल इनवॉइसिंग भी नहीं कर सके। ये भी सुनो। तमाम मिल मालकान जो हैं वो डबल बुक्स रखे हुए हैं, यानी कि दो खाते हैं उनके। एक वो खाता है जो सरकार को दिखाया जाता है, SCCP को, FBR को, बाकी इदारों को, और एक वो खाता है जो सेठ के लिए बनाया जाता है जिसके तहत असल में कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसके अंदर उसका भी तयन किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह चुके हैं कि इस मुल्क में लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं, हालांकि चैरिटी तो बहुत करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। टैक्स देते नहीं हैं और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे माल नहीं लेके आने। आप जब तक टैक्स नहीं देंगे मुल्क की कैसे दौलत बढ़ेगी? अब इस पर जो ताजिर कम्युनिटी के एतराज़ात हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं और टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेयर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ताजिर कम्युनिटी के रहनुमा अकरम सरहंदी शेखुपुरा से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने क्या कहा ये जो भी कानून का नफाज हो रहा है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो भी सुनो। अकरम सरहंदी ट्रेडर्स के नाम से कारोबार करता हूँ। मुझे इतना का हरासा किया जा रहा है कि मैं बता ही नहीं सकता। 3-4 महीने से FBR वाले मेरी दुकान पे ऊपर आते रहे हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद अब 1 महीना हो गया मेरी दुकान पे बैठे हुए हैं, ग्राहकों को हरासा करते हैं, हमें हरासा करते हैं। कभी कोई टीम आ जाती है, कभी कोई टीम आ जाती है। शेखुपुरा का जो कमिश्नर है उसने अभी तक इतने नोटिस दिए कि मेरी दुकान पे POS धक्के से मशीन लगवा के सारा कुछ करके उसके बाद उसके, हालांकि उसके अपने फादर की इतनी बड़ी 3 दुकानें हैं, उन्होंने आज तक FBR में रिकॉर्ड भी नहीं आज तक कराई हुई, ना किसी की रजिस्टर्ड कराई हुई हैं। तो ये मसला क्या है? अगर टैक्स कलेक्शन होनी है तो वो किस तरह से होनी है और उसमें जो मसाइल हैं वो क्या है और क्या सही मैकेनिज्म या मोडस ऑपरेंडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया? मुझे ज्वाइन किया सुल्तान महमूद साहब, आप रहनुमा ताजिर कम्युनिटी के, और मुझे ज्वाइन किया मुज़म्मिल असलम साहब ने, तर्जुमान है वजारत ख़जाना के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सुल्तान महमूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये टैक्स कलेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर की बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश है और वो कहते हैं टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, तो आपको ये एतराज़ है कि ये कानून क्यों लाया गया पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का, या फिर इसका जो तरीका कार है जिस तरह से टैक्स कलेक्शन हो रही है उस पर आपको कोई एतराज़ है?
जी देखिए, पीओएस पे या डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल ताजरों को एतराज़ नहीं है, और बल्कि ये जो नोटिस सर्व किए गए हैं ये कमर्शियल इंपोर्टर्स को किए गए हैं, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं और इनकम टैक्स भी रजिस्टर्ड है, और मंथली सेल्स जो हैं अपनी वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। लेकिन जो अब इनका जो तरीकाकार है वो एक बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फैल गई है कि यकीन कीजिए कि हमारे एक दुकानदार जो थे उनको हार्ट अटैक हुआ है और उनको वो घर पे हॉस्पिटल में पड़े हैं, 2 स्टंट पड़े हैं उनको, कि 4-5 बंदे आप देखें जब आप किसी की सेल्स पॉइंट पे आके बैठ जाएंगे, ना तो दुकानदार बेचता और ना ग्राहक उनसे माल खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट की शर्त है कि आप इनसे शनाख्ती कार्ड लें और दूसरी चीज़ें लें। तो इस वजह से हमें सिर्फ तरीकाकार पे एतराज है और कोई हमें डॉक्यूमेंटेशन से ना तो ताजर हरासमेंट क्या है, और ना ही ताजर जिस तरह से किया जा रहा है उसमें हरासमेंट का आंसर है जी। तो हरासमेंट किस किस्म, क्या हरासमेंट है आप कह रहे हैं? जी हैरेसमेंट ये है कि ये हैरेसमेंट ये है कि 4-5 बंदे अब एफबीआर के आपके पास आके बैठ जाएं, आपकी वो सारी चीज़ें मॉनिटर करनी शुरू कर दें। आप बताएं कि एक सारे इतने बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नहीं है जो हर वक्त बहुत सारे महकमों से डील करते हैं ये, और ज़्यादातर यकीन कीजिए कि बेशक नाम के ये इम्पोर्टर हैं कि ये दूसरे मुल्कों से डील कर रहे हैं, लेकिन ये अनपढ़ लोग हैं, इसमें इनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है। और फिर इसके अलावा जो अब टीम 4 बंदों की बैठी हो तो आप बताएं वो तो खाना भी नहीं चाहिए। दूसरा मुझे बताइएगा कि ये जो कानून है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का और पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का जो कानून अब हुकूमत, मुझे बताइएगा कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तमाम कम्युनिटी पर हो रही है, सब पर हो रही है? जी ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, बल्कि यही मेन जो एतराज़ है वो यही है कि अब हमारे उधर जहाँ पे ये वाक़या हुआ है कम से कम 4000 दुकानदार हैं, और जो नोटिस जो लिस्ट बनी है और जो नोटिस सर्व हुए हैं उन लिस्ट के मुताबिक 40 आदमियों को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, और वो सब के सब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और उनकी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं या जो भी क्वांटिटी वो खरीदते हैं वो गवर्नमेंट के नोटिस में है। और उसके अलावा जो 48,000 4,500 दुकानदार है वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, और उनकी जो सेल्स हैं वो भी रिकॉर्ड पे नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये गवर्नमेंट ने कभी भी ये हमें आज तक एश्योरेंस नहीं दिलाई कि जी स्मगलिंग नहीं होगी। अब एक तरफ आप रख के माल बैठे हैं, एक तरफ आपका स्मगलिंग गुड्स बिक रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड है, नॉन डॉक्यूमेंटेड है, आपसे कौन माल लेगा मुझे आप बता दें। तो ये बहुत बड़ा एक फसाद है। गवर्नमेंट को सबसे पहले अपनी जो खेलने के लिए जी ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि कानून पे तो हमें एतराज़ नहीं है, अगर इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बट एट द सेम टाइम 2 पॉइंट्स उन्होंने रेस किए हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं ताजिर कम्युनिटी एहतजाज कर रही है। एक तो ये कि हरासमेंट का आंसर शामिल है इसके अंदर, दूसरा सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की वो बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और जो लोग अनरजिस्टर्ड है उनको कोई पूछ नहीं रहा और वो अपना कारोबार कर रहे हैं। फिर कुछ स्मगलिंग की वो बात कर रहे हैं कि जी जो स्मगल शुदा माल लाकर बेच रहे हैं वो अगर टैक्स दे भी देते हैं तो उसके बावजूद उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस बंदे ने जेन्युइन माल लिया, स्मगल शुदा नहीं लिया, मार्केट प्राइस पे लिया, उसको टैक्स, तो वो कंपीट कैसे करेगा फिर साथ? मुज़म्मिल असलम साहब देखिए, बात यह है कि मैं 2002 में 2001 में यूके में पढ़ता था, तो मैं वीकेंड्स में एक पार्ट टाइम जॉब करता था एक स्टेशनरी शॉप में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस शॉप में वो एक सिख की शॉप थी यूके में। तो वहाँ के जो है टैक्सेशन वाले आ गए और उन्होंने कहा कि हम आपके, पहले उन्होंने मिस्ट्री शॉपिंग की वहाँ पे थोड़ी बहुत, और फिर जब रसीद ली तो उन्होंने देख लिया कि ये पैरेलल टिल चलाता है, तो वहाँ वो एक दिन बैठ गए और उसने उसको लंबा चौड़ा टैक्स नोटिस मार दिया और उसको बंद कर दिया। इसी तरीके से आज एक जगह बात हो रही थी, फैसलाबाद में एक दुकानदार है, उसने जो है कुछ रसीदें दे रहा था, कुछ रसीदें नहीं दे रहा था। तो वहाँ एफबीआर गई, मिस्ट्री शॉपिंग की, एफबीआर को डाउट हुआ, एफबीआर वहाँ 2 दिन बैठ गई। तो वो दिन की 1 लाख सेल शो कर रहा था, लेकिन असल में 10 लाख निकली। ये जो भाई बात कर रहे हैं हरेसमेंट की, देखिए अगर वो वहां के बैठ के अगर वो दुकानदार ऐसा कुछ नहीं कर रहा तो कैसे हरास हो सकता है? वो मेरा तो नहीं ख्याल हरास हो सकता है। और अगर फर्ज करें कि हरास हो रहा है तो मैं सबको मशवरा दूंगा कि कुछ सीसीटीवी कैमरास लगा लें
कि अगर कोई आपको लग रहा है कि वहां से कोई रिश्वत डिमांड कर रहा है या कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज इन्होंने बोली वो जाहिल लोग हैं। देखिए पीओएस सिस्टम की बेहतरीन चीज ये है कि वो जो है आपने सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है उसमें और आपके जो है पैसे जो आपकी सेल है वो खुद ब खुद हो रही है उसमें। तो इसमें कोई जब स्मार्टफोन ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लोग, तो वहां पे क्यों जाहिल हो? फिर इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, चाइना से माल मंगा लेते हैं, जापान से मंगा लेते हैं, यूके से मंगा लेते हैं। जब सेल और हिसाब का टाइम आता है तो वो कहते हैं कि जी जाहिल हो गए। आखिरी चीज ये कि देखें, मैं एग्री करता हूँ कि पीओएस सिस्टम का हमारा तो आपने सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पता नहीं 5 लाख या 1 मिलियन पे हमें जाना है। ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं पे कहानी है। बहुत, मैं खुद कराची से हूँ, लोगों की शॉप सील हुई है, 10-10 लाख रुपए के जुर्माने मारे गए और बहुत तेजी से लोगों को पीओएस में लाया जा रहा है। आप नंबर्स देखें तो वीकली बढ़ रहे हैं, तो उधर भी काम हो रहा है। अब ये कह देंगे कि सुबह पूरे पाकिस्तान में पीओएस लग जाए, हमारी तो ख्वाहिश है, लेकिन अब लोग नहीं लगाते, फिर रेट करने पड़ रहे हैं, वहां पे जाके चीजें करनी पड़ रही है। तो हाँ, ये पूरे पाकिस्तान की तो बात और है कि यकदम मुज़म्मिल साहब पूरे पाकिस्तान में प्रॉबेबली यकदम पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप एक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और उस मार्केट में मिसाल के तौर पे 4,500 ताजिर जैसे ये फरमा रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे एक सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होती है, 40 को आप टारगेट कर रहे हैं, अगले 40 को नहीं कर रहे, फिर अगले 40 को करें, उससे तो फिर जिसके ऊपर कानून का नफाज हो रहा है वो तो कहेगा कि वाई मी, आप जो अगले 40 को छोड़े वो क्यों छोड़े? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए बात ये है कि ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड बात नहीं है। अब 20 लाख लोग या 25 लाख लोग जो है साल में रिटर्न भरते हैं और जो है ऑडिट निकलता है 10,000 लोगों का, 15,000 लोगों का। अब वो 15,000 लोग कह देंगे जी हमारा ऑडिट वाई नहीं, बाकी 25 लाख लोग क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं होता ना, ये एक सिस्टम है, रैंडमली आप पहुंचते हैं। आपकी कौन सी एफबीआर की लाखों की फौज है, तो ये भी कह देना कि सिर्फ 40, फिर तो आपको भी तसल्ली हो जानी चाहिए। 4,500 लोगों में सिर्फ 40 लोगों का मैटर है। मैं नहीं समझता कि 40 लोगों का मैटर है, ये रिप्रेजेंट 40 लोगों को कर रहे हैं या 4,500 लोगों को कर रहे हैं, ये भी तो सवाल बनता है। नहीं, बाकियों को छोड़ क्यों रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि ये चलो कैसे कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्यों छूटे? सर कोई नहीं छूट रहा। अगर आप देखें तो पीओएस की ग्रोथ वीक ऑन वीक जिस तरीके से बढ़ी, कोई नहीं छूट रहा। कितनों को जुर्माने लग रहे हैं। आप जरा सा इसको और थोड़ा सा एफबीआर के मौकफ ले, इसमें एफबीआर के स्पोक्सपर्सन आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 40 लोगों को पकड़ लिया और उन्हीं पे ये शहबाज शरीफ वाला एहतसाब नहीं हो रहा। ये जहां जहां उन मिस्ट्री शॉपिंग कर रहे हैं, शक हो रहा है, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ओवरसाइट हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन इवॉल्व हो जाएंगी चीजें कहीं ना कहीं से। रहा सवाल सुल्तान साहब क्या कहेंगे? वो गवर्नमेंट जो कुछ कह रही है वो तो कह रहे हैं कि जी देखें टैक्स कलेक्शन तो होनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बहुत बड़ा कंसर्न है, वो कहते हैं टैक्स चोरी की वजह से मसले मसाइल। जी फरमाएं। जी देखिए, बात सुने, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जिन लोगों को नोटिस सर्व हुए ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं और जो जितना माल ये मंगवाते हैं वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। और जो बाकी जो 4500 या 4800 दुकानदार है उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनके पास आया क्या है और गया क्या है, और आप उन्हीं लोगों को दोबारा दबा रहे हैं। और वो यही तो मसला है। फिर एक बात माजरत के साथ, मैंने जाहिल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जाहिल जो है वो थोड़ा काफ़ी नीचे लफ्ज़ चला जाता है। हमारे ये मोअज़्ज़ज़ दुकानदार हैं और मैं 40 दुकानदार को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं पाकिस्तान हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। जी मैं चेयरमैन हूँ और मेरा सेंट्रल ऑफिस कराची में है और हमारा जोनल ऑफिस ब्रांडस रोड पे है। और देखें ये जो जी, और इसमें यही बात हमारा कहने का है कि आप पहले सबसे पहली बात आप मुझे एक क्वेश्चन बता दें, जब तक स्मगल गुड्स मार्केट में है आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? और वो जो है वो हजारों के लोगों के पास मौजूद है। इंपोर्टर तो स्मगलिंग गुड्स नहीं बेचता। और ये तो इसमें जो उन्हीं आप आगे कर रहे हैं। आपने कहा कि 25 लाख लोग टैक्स भरते हैं, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक तो शायद 500,000 से ज्यादा लोग टैक्स ही नहीं भरते और उन्हीं के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है। तो आप एक अक्रॉस द बोर्ड चलें। इस तरह तो ऑलरेडी जो लोग आपके पास हैं आपकी रेंज में हैं। और फिर देखें, जब इनकम टैक्स वाले कोई भी चीज नई इंप्लीमेंट करते हैं
चैम्बर्स में, फेडरेशन में, मार्केटों में वो जाके लोगों को उसको एजुकेट करते हैं। इस पीओएस का तो किसी को एजुकेट ही नहीं किया गया। अभी चंद दिन पहले ये बिल पास हुआ है, अभी तो बाद दुकानदारों को जो पीओएस का मतलब भी नहीं पता। और फिर ये जो पीओएस की जो टियर 1 पे जो फाल करते हैं, ये उसमें फाल भी नहीं करते, क्योंकि ये है चेन स्टोर के ऊपर, मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ जो काम करते हैं उनके ऊपर है, और जो सिंगल रिटेलर है उसके ऊपर तो ये खास लागू ही नहीं होती। जी मुज़म्मिल साहब, ये जो बात है वो कह रहे हैं कि जब तक स्मगल्ड गुड्स मार्केट में है तब तक आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं एक 2-3 महीने पहले ताजिर कम्युनिटी के लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिले थे, और ये इन्होंने इंटरप्रिटेशन वहाँ भी देने की कोशिश की कि जी जो मल्टीनेशनल यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई शैम्पू की कंपनी है जो पाकिस्तान में, ये सिर्फ उस पर लागू होता है, कोई लोकल चीज़ पे नहीं होता। तो ये पहले गलतफहमी दूर कर लें। टियर 1 जो है अभी जैसे बेकरीज पे भी लग चुका हुआ है। बेकरीज कौन सी मल्टीनेशनल है, वहां पे भी सारी चीजें बिकती हैं। तो ये मल्टीनेशनल, ये बिल्कुल ही जो है गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा, ये अभी 15 दिन नहीं हुए, ये पीओएस पिछले साल से चल रहा है। पहले बड़े बड़े स्टोर्स पे लगा, जैसे ये कपड़े की जो रिटेल चेन आउटलेट्स होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फूड पे आ गया, हर चीज पे आ रहा है। तो ये कह दें, देखें आज या कल अब इनको आना ही आना है। इसमें अब वो टैक्टिक नहीं हो सकती कि आप कहेंगे जी हमें पीओएस का मतलब ही नहीं पता। कोई पीओएस, हुकूमत तो मशीनरी भी खुद लगा के दे रही है इनको, उसमें भी पैसे नहीं ले रही पीओएस की, और कह रही है कि बाद में आप 1 रुपए पर रसीद जो है चार्ज कर करके रिकवर करवा दें। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसमें सॉफ्टवेयर अंदर है, अकाउंटिंग अंदर है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है ना, कि टैक्स पूरा नहीं देना, वरना अगर जिसने टैक्स पूरा देना उसको इशू ही नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि जो एक काउंटर में छोटा दुकानदार है, मुज़म्मिल साहब, जो एक छोटा दुकानदार है जिसकी एक रिटेल शॉप है, मैंने अक्सर छोटे दुकानदारों को ये कहते हुए सुना है कि हम जो माल उठाते हैं किसी भी कंपनी से, तो हमारी ऑलरेडी उसमें 17% के हिसाब से सेल्स टैक्स डिडक्शन हो जाती है। तो अगर उनकी 17% के हिसाब से सेल्स टैक्स डिडक्शन ऑलरेडी हो जाती है, तो उनसे भी दोबारा पीओएस के जरिए 17% मजीद डिडक्ट किया जाएगा? नहीं, अब जैसे उन्होंने 100 रुपए की चीज ली तो 17 रुपए उनका कट गया तो 117 हो गया। अब उन्होंने उनको 117 की पड़ी, अगर उन्होंने 125 की बेची तो वो 8 रुपए में 17% देगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे 125 में 17% वापस देगा। तो जो उसका वैल्यू एडिशन है, किसके ऊपर वो सिर्फ उस पे जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि दोबारा 17% लगेगा। जो जिस कॉस्ट पे वो लेगा और जिस कॉस्ट पे बेचेगा उस फर्क पे लेगा। लेकिन वो तो इनकम टैक्स में डिडक्ट नहीं होना चाहिए। वो सेल्स टैक्स 2 दफा कैसे गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है? अगर पहले वो सेल्स टैक्स की मद में 17% कटवा रहा है, तो बाद में भी सेल्स टैक्स की मद में प्रॉफिट में से आप 17% सेल्स टैक्स की मद में काट रहे हैं, तो वो तो इनकम टैक्स की हवाले से डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो देखिए कस्टमर को तो सेल 125 की हुई है ना, अब इनकम टैक्स का फैसला बाद में होगा जब साल की वो अपनी इनकम जमा कराएगा, और वो कस्टमर को चार्ज करेगा, खुद नहीं मतलब देगा अपनी जेब से। ठीक है सुल्तान साहब, क्या ये डबल टैक्सेशन है आपके ख्याल में? क्योंकि आपकी बिरादरी की तरफ से नुक्ता सामने आ रहा है कि सेल्स टैक्स डबल टैक्सेशन है ये। जी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि मैंने बिल्कुल सही समझा है, मल्टीनेशनल्स मैंने वो बिका है, साथ मैंने कहा है चेन स्टोर, चाहे वो लोकल हो। मैंने ये नहीं कहा कि लोकल्स के ऊपर नहीं लगा रहे और जैसे मल्टीनेशनल पे लगेगा। ये चेन स्टोर जो हैं उनके ऊपर के लिए ये कानून है और उनके ऊपर लगना चाहिए, लग जाए। एक सिंगल दुकानदार उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे? फिर मैं कहता हूँ, कहते हैं प्रॉफिट की बात। इंपोर्टर्स हजरात कहते हैं जी जब हम माल हमारा कस्टम पे आता है वहां पे हम 50 किस्म के टैक्स अदा करते हैं, एडिशनल टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, एडिशनल सेल्स टैक्स भी देते हैं, और भी अगर इन्होंने कुछ लेना तो हमें वहां से ले ले, हमें ये इस तरह काम करने दें। इस तरह तो हम जो है हैरेसमेंट जो है ये ना फैलाएं। और ये दूसरी बात ये है कि ये पहली बात इन्होंने, फिर उसका मुझे कोई आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी जवाब नहीं दिया। मेरे पास सजेशन है, मैं इनको जवाब दे सकता हूं। ये स्मगलिंग को मुझे बताएं कि ये खत्म जब तक नहीं होती, ये किस तरीके से दुकानदारों के ऊपर ये कह सकते हैं कि जी आप जो है ना पूरा टैक्स जमा कराएं और सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड करें। मुज़म्मिल साहब, योर रिस्पांस, देन आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, और बगैर कस्टम ड्यूटी के पड़ी हैं और वो ना दुकान। देखें, बात यह है कि अभी तो कानून एक नया आ गया हुआ है कि जो दुकान स्मगलिंग का सामान बेचेगी उसको भी स्मगलर बोला जाएगा। ठीक है जी।
तो पहली बात तो ये, और अगर ये दुकानदार स्मगलिंग का माल रखना छोड़ दें तो बिकेगा ही नहीं फिर। ये तो इनकी ऐसे एका कर लेना, जैसे हुकूमत से लड़ाई करने आ जाते हैं, ये टैक्स ना लें, हड़तालें कर देते हैं, ये सारे मिलके एका कर लें, हम स्मगलिंग का माल नहीं खरीदेंगे। फिर मैं देखता हूँ कि कौन स्मगलिंग करेगा। सबसे बड़ा लालच तो दुकानदार का है कि उसको सस्ती चीज मिल जाती है, स्मगलिंग की टैक्स चोरी हुई भी, वो आगे फिर उस पर पैसे कमाता है। तो ये एका कर लें तो काम ही खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, सुल्तान महमूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे नई स्टोरीज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।